हेलो एवरीवन। आज की प्रॉब्लम अपन ने फिटजी AITS से ली है। ये प्रॉब्लम वेव मैकेनिक्स के चैप्टर से है। इस प्रॉब्लम में अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका एक एंड एक वर्टिकल सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग के इस एंड को मैं फिक्स्ड एंड मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमेशा नोड बन रहा होगा। स्ट्रिंग का ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं होगा। स्ट्रिंग का अदर एंड एक कैपिटल M मास की रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये रिंग एक फ्रिक्शनलेस रॉड के ऊपर फ्रीली स्लाइड कर सकती है। ग्रेविटी फ्री फील्ड है तो रिंग के ऊपर mg भी एक्ट नहीं होगा। अपन ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स्ड एंड है या फ्री एंड। ये फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के बीच की सिचुएशन है। अगर मैं कैपिटल M की वैल्यू टेंडिंग टू ज़ीरो लेता हूँ तो ये एंड फ्री एंड कहलाएगा, और अगर कैपिटल M की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेता हूँ तो ये एंड फिक्स्ड एंड हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर एक स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है। उस स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ के लिए अपने को कंडीशन यहाँ पे निकालनी है। ऑप्शंस में कंडीशंस दी हुई हैं। अपने को ये पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ को करेक्टली डिटरमाइन करेगी। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड को ओरिजिन ले लेता हूँ और स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग राइटवार्ड डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। यहाँ पे हमेशा नोड बन रहा होगा, यानी x इक्वल टू ज़ीरो इज़ ए नोड पॉइंट। x इक्वल टू L पे स्ट्रिंग रिंग से कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रिंग पे जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी उसका जनरल इक्वेशन मैं ये लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2a साइन kx कोस ओमेगा t। यहाँ पर मैंने साइन kx लिया है जिसकी वैल्यू x इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो रहेगी, यानी x इक्वल टू ज़ीरो पे स्ट्रिंग का पॉइंट y डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो रिंग है उससे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो रिंग के ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा जो स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लगेगा इधर की ओर। ये टेंशन फोर्स एक्ट हो रहा होगा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और एक कंपोनेंट नेगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अगर मैं टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा ले लेता हूँ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हो जाएगा टी कोस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अपने को ये दी हुई है कि ये स्टैंडिंग वेव स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली है। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव की स्लोप काफ़ी कम रहेगी। मैं थीटा को बहुत स्मॉल ले सकता हूँ, तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली अपन थीटा लिख सकते हैं। तो वाई डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होगा टी थीटा, और थीटा को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो। टेन थीटा स्लोप के बराबर होगा, तो इसको मैं लिखूँगा टी डेल वाई ओवर डेल एक्स। तो इस रिंग के ऊपर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स एक्ट हो रहा होगा। मैं मान लेता हूँ इस रिंग का पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है a। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं तो रिंग के ऊपर नेट फोर्स तो ये हो जाएगा माइनस टी डेल वाई ओवर डेल एक्स, और इसकी वैल्यू बराबर होगी मास ऑफ द रिंग इनटू इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अपन लिख सकते हैं डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगा माइनस टी डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एम डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। डेल वाई ओवर डेल टी वेलोसिटी को डिनोट करेगा, जबकि डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर
ये स्ट्रिंग के पॉइंट के एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा। तो ये अपने पास ये कंडीशन आएगी, और चूंकि रिंग x इक्वल टू एल पे आपकी अटैच्ड है, तो ये कंडीशन मैं x इक्वल टू एल के लिए लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो y है उसको अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डेल वाई ओवर डेल एक्स अपने पास ही आ जाएगा 2a। साइन के x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा k इंटू कोस के एक्स। कोस ओमेगा टी को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि टाइम को अपन कांस्टेंट ले रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में अपन पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू तो ये आ जाएगी। अब मैं y को टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी इसको मैं ये लिखूँगा -2a ओमेगा साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। इसको एक बार फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। साइन ओमेगा टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो अपने पास ये आ जाएगा -2a ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। अब डेल वाई ओवर डेल एक्स की वैल्यू और डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ, और इसमें अपन x की वैल्यू l भी रख देंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा, ये आएगा -t 2a कोस के एक्स कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू m इंटू डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं -2a ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ये कंडीशन अपन x इक्वल टू एल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो x की जगह मैं l पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कोस ओमेगा टी से कोस ओमेगा टी कट रहा है, 2a से 2a भी कट जाएगा, अपने पास ही आएगा -tk कोस के एल इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर साइन के एल। अब देखिए मैं माइनस को तो हटा देता हूँ, इसको अपन ये लिख सकते हैं tk इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर tan के एल। वेव की जो वेलोसिटी है उसको अपन ये लिखते हैं v इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, यानी मैं टेंशन को ये लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने पास ये आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर इंटू के। राइट हैंड साइड में अपने पास ओमेगा स्क्वायर है, तो अपन एक और रिलेशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अपने को ये पता है कि v की वैल्यू ये होती है v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो मैं राइट हैंड साइड में ओमेगा की जगह लिख देता हूँ v इंटू के, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर के स्क्वायर tan के एल। अब देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, के से एक पावर भी कट जाएगी, अपने पास ये रहेगा म्यू अपॉन कैपिटल एम को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ इज इक्वल टू के इंटू tan के एल। अब ये के होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर, यानी अपने पास वेवलेंथ के लिए ये कंडीशन आ जाएगी म्यू अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल।
ये वो कंडीशन है जो वेवलेंथ को करेक्टली आइडेंटिफाई करेगी। अब अपन दो पार्टिकुलर केसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला तो व्हेन m इज टेंडिंग टू 0। इस पार्टिकुलर केस में म्यू अपॉन m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जिसका सीधा सा मतलब है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल, इसकी वैल्यू या तो π/2 रहेगी या 3π/2 होगी या 5π/2 होगी, यानी ये π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल होगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल इज इक्वल टू ओड इंटीजर 2n+1 इंटू π/2। पाई तो कट जाएगा, दोनों साइड्स में है। अपन एल को ये लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/4। और अपने को ये पता है ये एंटी नोड की कंडीशन है, यानी इस केस में रिंग वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग का राइट एंड, वो एक एंटी नोड पॉइंट होगा। एट x इक्वल टू एल देर इज एन एंटी नोड पॉइंट। ये ओबियस भी है क्योंकि स्ट्रिंग का राइट एंड फ्री एंड बन जाएगा व्हेन m इज टेंडिंग टू 0, और फ्री एंड के ऊपर एंटी नोड बनता है। अब दूसरा केस लेते हैं व्हेन m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस पार्टिकुलर केस में तो स्ट्रिंग का राइट एंड फिक्स ही रहेगा, मूव ही नहीं करेगा, तो राइट एंड पे नोड पॉइंट बनना चाहिए। तो नोड पॉइंट के लिए कंडीशन अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं m टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेता हूँ तो म्यू अपॉन m इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अगर ये 0 है, इसका सीधा सा मतलब है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल, दिस इज आइदर पाई और 2 पाई और 3 पाई एटसेट्रा। इसका मतलब अपन एल को ये लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एल इज इक्वल टू n पाई, यानी एल इज इक्वल टू n λ/2। और ये अपने को पता है ये फिक्स्ड स्ट्रिंग के लिए कंडीशन है जिसमें दोनों पॉइंट्स के ऊपर नोड पॉइंट बन रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में x इक्वल टू एल इज ए नोड पॉइंट, क्योंकि अपन ने रिंग का मास इनफाइनाइट ले लिया है, तो x इक्वल टू एल वाला पॉइंट अब मूव नहीं करेगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। इस एनालिसिस से ये क्लियर है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सी और डी पार्टिकुलर केसेस हैं व्हेन m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, and when m is tending to 0 this condition is satisfied। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, आंसर अपना हो जाएगा बी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ऐसी ही अदर चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के लिए फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।